गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम देखेंगे साइंस का वरदान सीरीज का सेट नंबर 55, जिसमें है 30 प्रश्न और उसके शानदार विवरण जो आपके परीक्षा में पूछे गए थे और आगे भी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए बिना समय गंवाए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला प्रश्न है, किसी दीपक की बत्ती से तेल किस कारण से ऊपर उठता है? ऑप्शन ए, क्योंकि तेल वाष्पशील है। ऑप्शन बी, क्योंकि तेल अधिक हल्का है। ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी, केशिकत्व के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केशिकत्व के कारण, जिसे अंग्रेजी में कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में केशिकत्व दिया रहे तो केशिकत्व ही आंसर होगा, या फिर अगर विकल्प में पृष्ठ तनाव और असंजक बल के कारण दिया रहे तो यह भी उत्तर हो सकता है। यानी केशिकत्व के कारण या फिर पृष्ठ तनाव और असंजक बल के कारण दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, जबकि पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली घटनाओं के उदाहरण हैं पानी पर कीड़ों का चलना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, साबुन के बुलबुले का बनना, लोहे की छोटी सी सुई का पानी पर तैरना इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? ऑप्शन ए, समतल दर्पण का। ऑप्शन बी, समतल उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का। आइए जानते हैं कि मोटर कार में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र का सीधा और छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे चालक को पीछे का बड़ा सा क्षेत्र देखने में मदद मिलता है। आइए अब जानते हैं विकल्प में दिए गए दर्पण किस प्रकृति के प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण सीधा, आभासी और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है समतल उत्तल दर्पण। अभी अभी हमने पढ़ा कि समतल दर्पण किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है। अब आइए जानते हैं कि उत्तल दर्पण किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है, जो दर्पण के पीछे बनता है और इसके द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तीसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि वह प्रतिबिंब वास्तविक हो। तीसरा प्रश्न है, त्वरित चालक किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए, लौह से यानी लोहा से। ऑप्शन बी, तांबा से। ऑप्शन सी, इस्पात से। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा से। अर्थात तांबे से त्वरित चालक का निर्माण किया जाता है, क्योंकि इसकी चालकता काफी उच्च होती है। चौथा प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? ऑप्शन ए, प्रोटॉन। ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी, पॉजिट्रॉन। ऑप्शन डी, क्वार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्वार्क। क्वार्क एक प्रकार का मूलभूत कण है जो हेड्रॉन नामक कणों का निर्माण करता है और प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क का बना होता है। आइए अब जानते हैं विकल्प में दिए गए कणों के बारे में। पहला कण है प्रोटॉन कण। प्रोटॉन एक स्थिर उपपरमाणविक कण है जिसका धनात्मक विद्युत आवेश होता है और यह परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या का निर्धारण प्रोटॉनों की संख्या द्वारा की जाती है तथा तत्वों की परमाणु भार ज्ञात करने में भी यह एक अहम भूमिका निभाती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6726 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि इसका आवेश 1.6
602 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। दूसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन की तरह एक उप परमाणविक कण है जो विद्युता उदासीन होता है। इसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इसका द्रव्यमान लगभग 1.67493 गुना 10 के पावर -27 किलोग्राम होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। तीसरा कण है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण अर्थात एंटी पार्टिकल होता है तथा इस पर धनात्मक आवेश होता है। इसकी खोज 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन कौन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी डीजल। पारिस्थितिक ईंधन का अर्थ है पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाला ईंधन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। छठा प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किस अंग के व्याधि के निदान के लिए होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी फुसफुस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। ईईजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। हमारा मस्तिष्क अरबों तंत्रिका कोशिकाओं, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है, का बना होता है जो एक दूसरे से विद्युत संकेतों के माध्यम से बातचीत करती हैं। ईईजी इन्हीं विद्युत संकेतों को मापता है और उन्हें तरंगों के रूप में दिखाता है। वहीं हृदय की गतिविधियों या व्याधियों का पता लगाने के लिए ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम परीक्षण किया जाता है। सातवां प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी आयरन क्यूरी, ऑप्शन डी हेनरी बैकुरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हेनरी बैकुरल। जबकि मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने मिलकर रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। वहीं मैडम क्यूरी की बेटी आयरन क्यूरी ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी, जिनके लिए उन्हें 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आठवां प्रश्न है, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों होता है? ऑप्शन ए ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक होने के कारण, ऑप्शन बी ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक होने के कारण, ऑप्शन सी ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक होने के कारण, ऑप्शन डी ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक होने के कारण, अर्थात अभ्रक ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। नौवां प्रश्न है, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तीव्रता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तीव्रता। दोस्तों, इस प्रश्न के विकल्पों को देखकर मुझे तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति से रिलेटेड ये फैक्ट याद आ गया। वो ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। 10वां प्रश्न है, प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, ऑप्शन बी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ऑप्शन सी क्वांटम प्रकृति की, ऑप्शन डी कणिका सिद्धांत की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ध्रुवण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ध्वनि में नहीं होती, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। दोस्तों, अगर ये प्रश्न और उसके विश्लेषण आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए अब देखते हैं 11वें सवाल को। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है?
ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध, यानी बुध सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि शुक्र को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं। वहीं मंगल को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिनों की अवधि लगती है। वहीं बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष लगते हैं। 12वां प्रश्न है, मार्स गैस के नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्जिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन, यानी मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, बेलाडोना नामक औषधि पट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्तियां, ऑप्शन डी फल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्तियां, यानी बेलाडोना पत्तियों से प्राप्त की जाती है। 14वां प्रश्न है, जीन क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी केंद्र के मध्य का भाग, ऑप्शन सी आनुवांशिक गुणों का वाहक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आनुवांशिक गुणों का वाहक, यानी जीन आनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। 15वां प्रश्न है, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए लेवरन ने, ऑप्शन बी मैकुलाच ने, ऑप्शन सी वाल्डेयर ने, ऑप्शन डी फंक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाल्डेयर ने, यानी क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। 16वां प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी मलाशय में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नाशय में। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा सेल से ही इंसुलिन का स्राव होता है। 17वां प्रश्न है, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जबकि प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मरास्मस नामक रोग होते हैं। वहीं आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जेरेप्थाल्मिया नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 18 है, बेरी-बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी थायमीन, जो कि विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है, यानी बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। वही बात करें राइबोफ्लेविन की, तो यह विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है और इसकी कमी से किलोसिस और ग्लोसाइटिस नामक रोग होता है, जबकि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है और इसकी कमी से अभी अभी हमने पढ़ा कि रिकेट्स होता है। 19वां प्रश्न है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए त्वरण के कारण, ऑप्शन बी वेग के कारण, ऑप्शन सी द्रव्यमान के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमान के कारण। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मेथिल आइसोलेट को, ऑप्शन बी मिथाइल सैलिसिलेट को, ऑप्शन सी मेथिल एसीटेट को, ऑप्शन डी एथिल एसीटेट को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिथाइल सैलिसिलेट को, जबकि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरी मेहनत और मोटिवेशन दोनों बनी रहे। 21वां प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। इसका कार्य सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होता है। वहीं हम सभी जानते हैं कि सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। 22वां प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम के द्वारा, ऑप्शन बी राइबोसोम के द्वारा, ऑप्शन सी डीएनए के द्वारा, ऑप्शन डी क्रोमोसोम के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम के द्वारा। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें डीएनए की, तो डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक जानकारी को भंडारित करने और उन्हें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना है। जबकि क्रोमोसोम का निर्माण प्रोटीन और डीएनए के एक अणु से होता है और मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23वां प्रश्न है, तने का कार्य क्या है? ऑप्शन ए संवहन करना, ऑप्शन बी संग्रह करना, ऑप्शन सी शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस पौधे में तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है? उसका उत्तर होगा कैक्टस नामक पौधे में, जो कि रेगिस्तानों में पाया जाता है। 24वां प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए ताप घट जाता है, ऑप्शन बी ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी ताप स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ताप बढ़ जाता है। 25वां प्रश्न है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन ई। जबकि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, वहीं विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। 26वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल। 27वां प्रश्न है, जापान के निवासी किस शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए वाकामे, ऑप्शन बी नोस्टोक, ऑप्शन सी रोडोमेरिया, ऑप्शन डी कॉन्ड्रस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वाकामे। जबकि क्लोरेला और स्पिरुलिना नामक शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं। 28वां प्रश्न है, वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है कौन है? ऑप्शन ए बीटा किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी अल्फा किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बीटा किरण। दोस्तों, ये फैक्ट्स भी अपने ध्यान में रखिएगा कि बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। 29वां प्रश्न है, आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गति का नियम, ऑप्शन बी जल उत्प्लावन का नियम, ऑप्शन सी ध्वनि के चाल का सिद्धांत, ऑप्शन डी जल के प्रवाह का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जल उत्प्लावन का नियम। जबकि गति का नियम न्यूटन ने दिया था।
आज के सेशन का 30वां और आखिरी सवाल है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बारबरा मैक्लिंटॉक, ऑप्शन बी हिदेकी युकावा, ऑप्शन सी एंडरसन, ऑप्शन डी जॉन राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बारबरा मैक्लिंटॉक, जबकि हिदेकी युकावा ने मेसॉन कण की खोज की थी। बात करें एंडरसन की तो कार्ल डी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों, ये थे सेट 55 के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न और उसके विश्लेषण आपको कैसे लगे, हमें अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो से आपकी तैयारी भी हो बेहतरीन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, थैंक यू।